लिए चलते हैं फरीदाबाद, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। बच्चे को एडमिशन देने के लिए अभिभावक जो गए तो उन्होंने फीस ले ली और बाद में उस बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ तो उन्होंने फीस देने से मना किया। लेकिन हमने कहा या तो फीस वापस करें, नहीं तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, एफआईआर। कोई बच्चे का एडमिशन या तो करने के बाद कोई बाहर निकालता है तो फीस रख सकते हैं, लेकिन अगर एडमिशन हुआ ही नहीं है, वो वेटिंग लिस्ट में है, तो उसकी फीस रखने का उनको अधिकार नहीं है। इसलिए वापस करने के लिए निर्देश दिए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सीएम विंडो में हैबिचुअल होकर के और बहुत संख्या में और सीएम विंडो लगाते हैं। मुझे लगता है कि वो सीएम विंडो का एक दुरुपयोग करने के लिए और बल्क में लगाते हैं ताकि अधिकारी जो है वो परेशान रहें। ऐसा एक ग्रुप ध्यान में आया है। हमने कहा कि पिछले 6 महीने में उनकी जितनी कंप्लेंट्स आई हैं, अगर किसी एक फ़ोन नंबर से 20 से ज़्यादा कंप्लेंट आती हैं तो उसको हम डिबार कर देते हैं, उसको चेक कर देते हैं कि उस जगह से वो व्यक्ति भी और वो फ़ोन भी, दोनों को हम डिबार कर देते हैं। तो ये हमने आज एक केस में उनको बताया है। इसी प्रकार एक पड़ोसी के मकान के कारण से दूसरे पड़ोसी के मकान में नुकसान हुआ, तरेड़ आई, तो 15,35,000 रुपये कमेटी ने जो उसका अनुमान बताया कि इतना पैसा उसका रिपेयर में खर्च आएगा, और वो भी उसको आदेश दिया कि 15,35,000 रुपये तो वो जमा कराए, नहीं तो उनको मकान को जो है वो वैसे तो रिज्यूम कर लिया गया है, लेकिन उस पर कार्रवाई बाद में करेंगे। अगर पैसा देने से मना किया उन्होंने तो उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसके मकान को रिज्यूम करके और उसमें से रिकवर किया जाएगा। कोई एक प्लॉट एचएसवीपी ने अलॉट किया था तो 209 वर्ग गज का वो प्लॉट था, लेकिन आज मौके पर ये सामान्यतः होता है क्योंकि बड़े जब सेक्टर होते हैं उसमें आखिरी प्लॉट जो बचते हैं या तो साइज़ से ज़्यादा बच जाता है या साइज़ से कम बचता है। तो एक प्लॉट था वो साइज़ से काफ़ी कम हो गया, 209 मीटर की बजाय वो 135 मीटर का ही बचा। अब उसको अल्टरनेटिव प्लॉट देने की स्कीम होती है, वो नहीं दिया जा रहा था। उसमें पॉलिसी में कुछ कमियां थी। मैंने बात करके अधिकारियों से कहा कि नई पॉलिसी बना के ऐसे सब लोगों को जिनका साइज़ के कारण से प्लॉट रिप्लेस करना यानी उसको सब्स्टिट्यूट प्लॉट देना है, तो उसका तुरंत जो है सारे फैसले 100 से ऊपर फैसले यहाँ के हैं वो सारे एक साथ कर दिए जाएंगे। और मुझे लगता है कि उसको जल्दी ही रिकमेंड करके यहाँ से उन्होंने भेज दिया है और जल्दी उसका सबका समाधान हो जाएगा। आज पटवारियों को, और कितने पटवारी थे? 36 पटवारी, 36 पटवारी, 6 कानून को इनको टेबलेट वितरण किया गया है ताकि गिरदावरी आदि जो है अभी तक वो जो मैनुअल करते थे अब टेबलेट में ही करेंगे ताकि सीधा ऑनलाइन गिरदावरी जो है ये करना उनके लिए आसान हो जाए। प्राइवेट स्कूलों में कुछ शिकायतें मिल रही थी, खास करके किताबों का, और पैसा जो मनमाना वसूल करते थे और अपने ही परिसर में अपनी दुकानें खोलते थे। किताबें कुछ तो एनसीईआरटी की लगती हैं, एनसीईआरटी की तो लेते ही हैं, लेकिन एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ किताबें थोपी जाती हैं। अब हमने उनको कहा है कि जो रेट्स हैं उसके ऊपर एक कैप लगा देंगे कि इससे ज़्यादा यानी किताब के साइज़ के नंबर ऑफ पेजेस के हिसाब से, और एक रेट तय करेंगे कि उसमें उससे ज़्यादा नहीं बेच सकते वो, उससे नीचे में कोई बेचना चाहे ठीक है। हमारे अपनी जो कॉस्ट आती है सरकारी उसमें थोड़ा बहुत अगर जोड़ना भी होगा तो प्रॉफिट का मानो 5-10% उनका जोड़ेंगे, लेकिन एक कैप लगा करके सबको सर्कुलर करेंगे ताकि रेट्स जो हैं वो मन माने वसूल ना कर सके। फीस के मामले में भी कुछ शिकायत स्कूल वालों की ओर से थी, उसका भी हम पॉलिसी बना करके कि फ़ीस कितनी ले सकते हैं। जो फार्म नंबर 6 में भर के देते हैं वो कम से कम बच्चे का जो वो स्ट्रीम यानी पहली से 5वीं या छठी से 8वीं अलग अलग स्ट्रीम के लिए एक ही समय जो फीस भर के देंगे उस बच्चे की उस समय तक तो वही लेनी है। नई स्ट्रीम में जाने के बाद बढ़ा सकते हैं, बच्चे को पढ़ाना होगा तो नए उसकी घोषित जो फीस है उसके हिसाब से एडमिशन कराएंगे, नहीं कराना तो नहीं कराएंगे। इस हिसाब से एक महिला का वो शिकायत थी कि ऑक्शन में प्लॉट बेचा गया, उसको प्लॉट नहीं मकान है 123 गज का था, उसको 117 गज मिला है, लेकिन दोनों तरफ की वर्षन अलग अलग होने के नाते से एसडीएम की देखरेख में कमेटी बनाई है, वो उनका फैसला करेंगे कि उसमें क्या सत्यता है, उस हिसाब से फैसला कर देंगे। बीपीटीपी का एक मसला था, तो बीपीटीपी के मसले में भी इसी प्रकार एक महिला को प्लॉट का अलॉटमेंट 2011 में उसने बुक कराया था, लेकिन उसकी अलॉटमेंट नहीं हुई थी और अभी उस टावर की ओसी उसको नहीं मिली है। उसकी पूरी जांच एसटीपी जो हमारे वो जो टाउन प्लान है एसटीपी वो उसकी पूरी जांच करेंगे, और जांच करके अगर वो उससे समाधान उनका हो जाता ठीक है, नहीं तो फिर बीपीटीपी के खिलाफ क्या क्या एक्शन हो सकते हैं ये डिपार्टमेंट को कहा है, वो डिपार्टमेंट ने उसकी जो है
कार्रवाई करेंगे। इस प्रकार के इतने सब विषय आज की इस बैठक में आए हैं और ठीक अच्छे माहौल में बैठक समाप्त हुई। साइबर क्राइम एक बड़ी चुनौती बन गया है। हरियाणा में भी साइबर क्राइम एक बड़ी चुनौती बन गया है। कल नूहू में भी काफ़ी बड़ी रेड की गई थी, तो आगे कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, साइबर क्राइम के नाते से पुन्हाड़ा एक इलाका ऐसा है जैसे देश में एक स्थान है जामताड़ा। जामताड़ा इस काम में बड़ा प्रसिद्ध हो गया कि वहाँ साइबर क्राइम बहुत बढ़ता है। हमको नहीं पता था कि ये धीरे धीरे ऐसे इलाके में जहाँ कोई बहुत लोग पढ़े लिखे भी नहीं हैं, फिर भी पुन्हाड़ा में एक जामताड़ा की तरह का एक शिकायतें जब से मिलनी शुरू हुई तो हमने आदेश दिया कि इसका छापा लगाया जाए। 5000 पुलिस के लोगों ने यानी एक साथ प्रदेश में ऐसे छापे लगाए हैं जहाँ जहाँ ये हो सकता है। बहुत सी इलीगल चीज़ें वहाँ से मिली हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, कुछ पैन कार्ड मिले हैं, कुछ ये जो मोबाइल मिले हैं और ये जो कार्ड होते हैं जो सिम कार्ड एटीएम कार्ड, तो इस प्रकार की चीज़ें जिसमें से फ्रॉड करते थे। तो ऐसे मुझे लगता है कि उस सारे में से कई जो ऐसे फ्रॉड हैं वो उनके किस्से जो खुलेंगे और एक उस इलाके पर पूरी ध्यान रखी जाएगी। लोग हमने गिरफ्तार भी किए हैं। तो एक ऑपरेशन ऐसा जो चलाया है और समय समय पर पुलिस को हम जब भी कोई ऐसी समस्या ध्यान में आती है तो एक एक समस्या को लेकर के उनको कहते हैं कि इसका छानबीन करें, उसके ऊपर छापे लगाएं। तो एक बड़ा अभियान अभी परसों रात को लिया गया। चुनाव कब होगा? 1 साल से अधिक समय बीत ठीक बात है, क्योंकि कुछ कठिनाइयाँ जैसे मैंने पिछली बार बताया था रिजर्वेशन के विषय को लेकर के आई थी। अब लास्ट जो बैकवर्ड क्लास कमीशन हमारा बना है उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है और उस हिसाब से अब उसकी रिजर्वेशन आदि वार्डों की वो होनी है और मुझे लगता है इस महीने के अंदर कभी भी इसके अनाउंसमेंट हो सकता है। लगातार प्रवास चल रहा है, अगला प्रवास कहाँ और प्रवास के दौरान क्या क्या देखने को मिल रहा है? किस तरह की सरकार की योजना है वो लोगों तक? प्रवास तो यहाँ आया हूँ, ये भी प्रवास है, रेवाड़ी जा रहा हूँ, वो भी प्रवास है। स्पेशल आप करते हैं जन संवाद के जो कार्यक्रम हैं अभी 1, 2, 3 दिन का मेरा कुरुक्षेत्र जिले में है और फिर उसके बाद 15, 16, 17 वो सिरसा जिले में है। अलग अलग कोनों के अलग अलग जिलों में महीने में 2 या 3 जिले ऐसे में कर रहा हूँ। जंतर मंतर पर आज उन्होंने गिरफ्तारी की मांग की है। जंतर मंतर पर जो खिलाड़ी बैठे हैं, आज प्रियंका गांधी भी पहुंची, दीपेंद्र हुड्डा गिरफ्तारी की मांग की है, हटाने की बदले। देखिए, क्योंकि ये सारा विषय दिल्ली केंद्रित है, केंद्र सरकार के लोग उसको ध्यान रखे हुए हैं। हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है वो भी सब उस पर ध्यान है। सुप्रीम कोर्ट में भी केस गया है, इसलिए अल्टीमेटली मुझे लगता है कोई सोल्यूशन इसका ठीक निकलेगा। सर, जो सीबीएसई स्कूल्स है, जिला शिक्षा विभाग की टीम में शिकायत मिलने पर जब जाती है वहाँ पर, तो वो कहते हैं हरियाणा सरकार का और जिला शिक्षा विभाग का कोई राइट नहीं है कि वो वहाँ पर कोई किसी तरह की जांच करे। ऐसा नहीं है। जो शिकायत किसी सिटीजन की होती है, जेन्युइन शिकायत है, तो हर प्रकार के चीज़ें उसका जो हल करना है उस जेन्युइन शिकायत का, वो हमारा अधिकार है, पूरा हम करेंगे। कहीं भी अनैतिक तरीके से कोई बात होगी उसको चेक करने का अधिकार पूरा है। उनकी नियमावली अपनी है, नियमावली के हिसाब से अगर वो चलते हैं तो हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं है। नियमों को तोड़ने का काम कोई भी करेगा उसको हम चेक करेंगे। लगातार सभी पार्टियां दावा कर रही हैं। आपने भी पिछली बार 75 पार का दावा किया था, अब की बार किस तरीके से देख रहे हैं? अभी 2024 आने दो, अभी तो 23 ही है। सर, अधिकारियों की बैठक ली है। अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही है, कहाँ कहाँ गतपुरी टोल प्लाजा के ऊपर 125 एकड़ में, जो कि इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग की जा रही है। डीटीपी साहब से बात करते हैं तो डीटीपी साहब कह रहे हैं कि कोई शिकायत हमें दिलवा दीजिए और हम उसके ऊपर एक्शन करेंगे। सर, अधिकारियों की बैठक में क्या कुछ खास चर्चा हुई? फरीदाबाद का विकास कैसे गति ले? अभी मैंने बताया, वही तो बताया सर। नीचे बैठक हुई है सर। चलिए। मनोहर सरकार ने अच्छी नीयत के साथ फरीदाबाद का चयन किया था स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। लगातार अच्छी नीयत के साथ पैसे भी आ रहे हैं, करोड़ों की लागत इस पर विकास में लगाई भी जा रहे हैं। बावजूद इसके फरीदाबाद शहर विश्व के 4थे नंबर पर आया प्रदूषण के मामले में। उसको लेकर क्या कहेंगे, किसकी कमी मानते हैं? देखिए, ये प्रदूषण ऐसा विषय नहीं है कि कोई एक जगह से शुरू होता है और एक ही दिन में ख़त्म होता है। ये एक प्रोसेस ऐसी है कि जिसको कंट्रोल करना हर एक शहर का काम है, हर जगह इसको कंट्रोल किया जाएगा। और इस सारे विषय को लेकर के ये जो एनसीआर एरिया है इसकी समस्या स्वाभाविक है। आबादी ज़्यादा होने के कारण से, चाहे वो दिल्ली है, फरीदाबाद है, गुड़गांव है, नोएडा है, गाजियाबाद है, सोनीपत है, इस पूरे एरिया में स्पेशल प्लान्स जो बैठ करके एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में बनती हैं, जो प्लानिंग वहाँ बनती है उसके ऊपर हम पूरा काम करते हैं। धन्यवाद।